Hi, this is Shum Pandey and I hope all you are doing well. In my last few videos, I have talked about the Gupta Empire in detail. If you haven't checked it out, please do check it out. And in this video, I'm going to be talking about the Vardhana dynasty, or we can say that Pushya Bhuti dynasty. ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और ये जो पर्टिकुलर डायनेस्टी है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ आज, वर्धाना डायनेस्टी, जो एक हर्षवर्धन, इसमें बहुत बड़े रूलर निकल के आते हैं, सिर्फ उनके बारे में हमें पढ़ना है। क्योंकि ये जो डायनेस्टी है इसके बारे में कोई ऐसे ऑल रूलर उभर के नहीं है जिनके बारे में पढ़े, और हर्षवर्धन एक लौते रूलर हो जाते हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके लिए भी, और इस एम्पायर को उन्होंने कैसे बिल्डअप किया तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो इनके बारे में स्टार्ट करते हैं। किंग हर्षवर्धना वॉज ऑल्सो नोन एज हर्षा। तो अब मैं आपको थोड़ी सी आपको पीछे लेके जाना चाहूँगा कि जिससे आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। जैसे कि हमने बात की थी पिछले कुछ वीडियो में, जो आप मेरी लास्ट की कुछ गुप्ता एम्पायर की वीडियो देखते हैं तो उसमें हमने डिटेल में बात की कैसे गुप्ता एम्पायर एक उभर के एम्पायर था जिसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहता है। अच्छे से उसका हमने डिस्कस भी किया था। उन्होंने आर्किटेक्चर के फील्ड में, साइंस हो गई या लिटरेचर के फील्ड में, अलग अलग फील्ड में बहुत एक्सेल किया था, जिससे वो बहुत एक प्रोमिनेंट डायनेस्टी उभर के आती है। अब उसके बाद हमने बात किया था कि जब अर्ली 66 सेंचुरी जब स्टार्ट हो जाती है तो उसमें उनकी एक तरह से फॉल स्टार्ट हो जाता है। फॉल होने का कारण ये होता है कि आने वाले जो आगे के जो सक्सीड करते हैं किंग, वो थोड़े बुद्धिज्म की तरफ ज़्यादा डिवोट हो जाते हैं। अब वो डिवोट होना एक अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन आप सिर्फ आर्ट की फील्ड में ध्यान दे रहे हैं, लिटरेचर की फील्ड में ध्यान दे रहे हैं, आप सिर्फ मूर्ति बनाने में, मस्जिद, माफ़ करिए मेरे को, मैं थोड़ा सेकुलर किस्म का इंसान हूँ, तो बुद्धिस्ट की मोनेस्ट्री होती है वो बनाने में वो ज़्यादा बिजी थे। तो बुद्धिस्ट के लोग मोनेस्ट्री वगैरह बनाने में काफ़ी बिजी थे। तो ऐसी चीज़ें होने लग गई। तो उसके बाद वो जो किंग थे उनकी एक तरह से आदत छूट गई। जैसे कि हमने मॉडर्न डायनेस्टी में भी पतन होने का कारण यही देखा था कि जो आने वाले सक्सीडिंग करने वाले किंग की एक आदत छूट गई थी। वो सारे ऐशो आराम की ज़िंदगी, धर्म कर्म की ज़िंदगी में लग गए थे। पर उस टाइम तो सारे धर्म कर्म का काम नहीं समझते थे। वो तो बस आपको हमला कर देंगे अगर आप कमज़ोर दिखोगे। तो कमज़ोर दिखते दिखते वहाँ के खुद के जो उनके अंदर के रूलर थे, जो उनके पहले उनके अंडर आते थे, उन्होंने भी रिवॉल्ट कर दिया। बाहर से आक्रमण तो कंटिन्यूसली चल ही रहा था, जिसके मैंने बात की थी इंडो ग्रीक, उसके बाद आपके चाइना वाली साइड से साइथियन आते हैं, फिर आपके ये जो खुशान वगैरह आते हैं। तो ये इनके बारे में तो हमने बात डिफरेंट टाइम पे करी है, तो पिछले से आप सारी वीडियो देखेंगे, प्लेटफॉर्म आपको मिल ही जाएगा। तो उसके बाद मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से इंडिया का फेस चेंज होना स्टार्ट हो गया था। इसके बाद आप देखिए यही चीज़ों को देखते हुए मुस्लिम रूलर्स भी इंडिया में इन्वेड करेंगे और आगे जाके आपकी दिल्ली सल्तनत बना देंगे। फिर आगे जाके मुस्लिम भी हम पढ़े के मुगल काल भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहीं पे ये फेस था, तो बाहर के लोग आ रहे थे। तो धीरे धीरे यहीं पे एक छोटी सी इंडिया की जो हम कहते हैं हिंदू डायनेस्टी जो उभर के आती है, वो है हमारी वर्धाना डायनेस्टी, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो इसमें है किंग हर्षवर्धन वॉज ऑल्सो नोन द हर्षा। ही वॉज द सन ऑफ प्रभाकर वर्धन। अब इसमें से बस इनके जो बाकी के रूलर में से एक यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रभाकर वर्धन, क्योंकि ये फादर होते हैं हर्षवर्धन के। तो ये कभी कभी पूछा जाता है प्रभाकर वर्धन कौन है, तो वो हर्षवर्धन के फादर है। या फिर ये पूछ लेंगे हर्षवर्धन के फादर का नाम क्या था, प्रभाकर वर्धन, जिन्होंने पुष्पभूति डायनेस्टी, जो ये वर्धाना डायनेस्टी हम पढ़ रहे हैं, इसकी शुरुआत की थी। Harshvardhan is considered one of the most prominent Indian emperors in the 7th century AD. He built a huge empire that extended from the north to north and northwest India till Narmada इन दी साउथ। हिज कैपिटल वॉज कन्नौज। तो देखिए कहने का मतलब यही है कि वर्धाना डायनेस्टी को अगर आप खंगाल के देखते हैं तो उसमें से एक ही जो रूलर है जो अच्छा निकल के आता है वो है हर्षवर्धन, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जब उसका अगर आप अच्छे से देखते हैं, एक तरह से एम्पायर वगैरह आप अच्छे से देखते हैं इसमें, तो वो आपको यहाँ पे रूल दिखता है कि वो उसका नॉर्थ ईस्ट से लेके फैला हुआ था नीचे कहाँ पे, नर्मदा तक। नर्मदा आपको नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके अमरकंटक प्लेटू से निकलती है मध्य प्रदेश के, भी नर्मदा और ये सतपुरा और विंध्यस रेंज के बीच में होती हुई रिफ्ट वैली बनाती हुई जाके ये गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है। तो यहाँ से गुजरात से लेके उसका यहाँ पे हमारे बंगाल तक, आर्केडम उड़ीसा तक उसका राज्य फैला हुआ था। और उसके बाद वो एक इंपॉर्टेंट कन्नौज को भी हथिया लेता है, और कैसे हथियाता है उसकी हम स्टोरी देखेंगे। और उसके बाद उसको अपनी कैपिटल बना लेते हैं। His reforms and policy was generous and was always aimed at boosting the peace and prosperity ऑफ हिज पीपल। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा रूलर था, बहुत अच्छा एक एफिशिएंट रूलर माना जाता है। और वो एक ये माना जाता है कि सारे धर्मों को इक्वल इज्जत देता था। और उसके टाइम भी वो अपने लोगों के लिए काफ़ी उभर के आया, अपने लोगों के लिए बहुत अच्छे से काम किए। तो उस टाइम के लोग भी बहुत खुश थे और प्रोस्पेरिटी कर रहे थे। प्रोस्पेरिटी वर्ड का मतलब होता है कि वो एक तरह से अपनी ऊंचाइयां छू रहे थे अपने अपने पर्टिकुलर फील्ड में, और खुश थे एक तरह से। ठीक है, मतलब मैं कहूँगा चढ़दी कला में, एक पंजाबी में होता है ना चढ़दी कला में, तो उस टाइम में वो उनके वहाँ के रूल जो पीपल होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हर्षवर्धन डिटेल में पढ़ते हैं। अब फैक्ट अबाउट द किंग हर्षवर्धन।
अलग अलग उसके बारे में फैक्ट है। तो जो हर्षवर्धन वॉज बॉर्न इन 590 AD टू किंग प्रभाकरा वर्धन ऑफ स्थानेश्वर, थानेश्वर, आज के टाइम के हरियाणा। तो हर्षवर्धन की जैसे मैंने आपको बात बताई कि डेट आपको काफ़ी याद रखनी पड़ेगी। 590 AD में होते हैं किंग प्रभाकरा वर्धन के घर में ये पैदा होते हैं, जो कि जो जगह आज के टाइम में कहाँ पे वो पैदा हुए थे वो थे स्थानेश्वर। जो उस टाइम उस जगह को स्थानेश्वर कहा जाता है, आज के टाइम का वो थानेश्वर है जो हरियाणा में है, जो आपके नियर बाय गुजरात वो आपका कुरुक्षेत्र है। तो कुरुक्षेत्र आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है महाभारत के तौर पे, वहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था। ऐसा वर्णन बहुत बार भगवत गीता में है, जो जिसमें कन्वर्सेशन है हमारे कृष्ण जी और उनकी अर्जुन की। तो अब देखिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज के टाइम पे आपको क्वेश्चन याद रखना है कि थानेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है जहाँ पे इनका वो हुई थी, बॉर्न हुए थे। ही बिलोंग टू आ पुष्यभूति ऑल्सो कॉल्ड वर्धाना डायनेस्टी। तो यहाँ पे हमको ये भी चीज़ याद रखना, पुष्यभूति डायनेस्टी को ही वर्धाना डायनेस्टी कहते हैं, क्योंकि ये हर्षवर्धन के नाम से होती है, तो आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। ही वॉज अ हिंदू हु लेटर एम्ब्रेस्ड महायाना बुद्धिज्म। तो पहले वो हिंदू होते हैं, जैसे मैंने को बताया कि हिंदू शासक रहे थे, इसके बाद फिर मुस्लिम का इन्वेड होएगा धीरे धीरे। आप चोला चाणक्य पांड्यास के बारे में मुस्लिम इन्वेडर देखेंगे। तो ये एक हिंदू थे पहले, जब ये मतलब जो बड़े होते हैं रेजिंग टाइम, इनको फादर से भी हिंदू धर्म भी मिलता है जो फॉलो कर रहे होते हैं, पर बाद में ये एक बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और बुद्धिज्म में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, बुद्धिज्म भी खुद दो उसमें डिवाइड हो जाता है पार्ट्स में। जो लास्ट आपकी लास्ट बुद्धि काउंसिल होती है जो 4th होती है, जिसमें जो कुंडलबंद कश्मीर में हुई होती है, तो उसमें ये 2 सेक्ट में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है महायान, एक होता है हीनयाना। तो कल भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, हीनयाना वो लोग होते हैं जो कि आइडल वर्शिप नहीं करते, और वो ये भी नहीं मानते कि जो भगवान थे वो क्या, तो कहते हैं कि मतलब जो गौतम बुद्ध थे वो भगवान के अवतार थे। वो ये मानते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे वो आम एक इंसान थे, और उन्होंने सारा कुछ यहीं पे आके प्राप्त किया, यहीं पे आके सारा कुछ उन्होंने जो भी हासिल किया, जो भी उनकी मतलब जो उनको टीचिंग मिली, उससे उनको इनलाइटमेंट मिली, तो यहाँ पे आके प्राप्त किया, वो आम इंसान थे। पर जो महायाना वाले होते हैं कहते नहीं, वो एक भगवान के अवतार थे, वो पहले ही भगवान थे और धीरे धीरे उन्होंने ये चीज़ें हुई। और दूसरा वो आइडल वर्शिप करते हैं। तो महायाना को ये फॉलो करते थे, महायाना बुद्धिज्म को, तो वो ये भी आइडल वर्शिप करते थे और मानते थे कि जो गौतम बुद्ध है वो भगवान के अवतार हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ही वॉज मैरिड टू दुर्गावती। तो दुर्गावती से ये मैरिड होते हैं, उनसे इनकी शादी होती है। ही हैड अ डॉटर एंड 2 सन्स। तो इनके क्या तो कहते हैं, एक पुत्री होती है और 2 लड़के होते हैं। हिज डॉटर मैरिड टू अ किंग ऑफ वल्लभी वेयर एज हिज सन्स वर किल्ड बाय हिज ओन मिनिस्टर। तो बेटी को तो अच्छे से शादी वगैरह कर देते हैं, जो वल्लभी किंग जो आपके गुजरात साइड के किंग होते हैं उनसे शादी कर देते हैं, पर इनके जो सन्स होते हैं, जो इनके बेटे होते हैं, वो इनके जो खुद के मिनिस्टर होते हैं वो उनको मार देते हैं, उनके बेटों को। अब देखिए भाई, अभी चीज़ समझिए कि जब भी किंग पावर में नहीं होता, या वो मतलब थोड़ी सी भी वहाँ की किंग की पावर खत्म हो रही होती है, तो ये एक टाइम आ जाता है, तो बाकी के लोगों को भी उनको हटा के रूलर बनने को, सब में एक होड़ लगी होती है कि किंग बन जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, तो वो उनके खुद के मिनिस्टर लालच में या किसी भी और रीजन से मार देते हैं। तो इनके सन्स को भी उन्होंने किल्ड कर दिया। वो किस लालच में होता है, हम आगे देखेंगे। किंग हर्षवर्धन डेट्स वॉज प्रेस्ड बाय द चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर हुनसांग। ठीक है, अब ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी पड़ेगी। 2 चाइनीज ट्रैवलर हमारे इंडिया में आए थे, एक फाइन था, एक हुनसांग था। तो फाइन आपके चंद्रगुप्त 2 के, गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे आया था, ये हमेशा पूछ लिया जाता है। और आपका जो हुनसांग है, तो हुनसांग, अब इसको यहाँ पे एक्स से भी करके लिखा जाता है या एच से भी लिखा जाता है। ठीक है, हुनसांग, तो ये हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। ठीक है, आगे यहाँ पे बस ये फोटोग्राफ्स वगैरह देख सकते हैं आप किंग हर्षा का। ठीक है, ठीक है, आइए अब उसके बाद आगे हम इनके जो इन्होंने इंपॉर्टेंस, जब ये गद्दी पे कैसे मतलब गद्दी इनको मिलती है, उसके बारे में थोड़ी सी स्टोरी देखेंगे। आफ्टर प्रभाकरा वर्धन डाइड, जो इनके फादर होते हैं, हिज एल्डर सन राज्यवर्धन असेंडेड टू द थ्रोन ऑफ थानेश्वर। यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट आपको स्टोरी बताऊंगा, जो एक आपको बड़ी फिल्मी सी लगेगी, पर ये बहुत एक तरह से हर्षवर्धन की स्टोरी है जो बहुत प्रचलित है, काफ़ी कथाएं वगैरह में इनके बारे में हर्षचरिता भी लिखी जाएगी। ठीक है, तो हर्षचरिता कौन लिखेगा, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है पर्सन। ठीक है, तो अभी आगे चल के हम इसमें पढ़ेंगे, तो उस टाइम में बताता हूँ उनके बारे में। तो अब देखिए यहाँ पे चीज़ समझिए, जो ये हर्षवर्धन थे, इन्होंने एक ऐसा काम कर दिया था जिनके बाद इनकी हर जगह वाहवाही हो गई थी। अब वो काम क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले इनके जो फादर होते हैं, फादर का जो सबसे बड़ा बेटा होता है, अब यही हमने पढ़ा है कि किंग का जो सबसे बड़ा बेटा होता है वही अगला किंग बनता है। तो इनका सबसे अगला किंग आपको यहाँ पे नाम दिख रहा होगा, राज्यवर्धना। राज्यवर्धना बनता है, और उन्हीं के छोटे भाई होते हैं हर्षवर्धन, और इन्हीं की एक बहन होती है जिसका नाम होता है राजेश्वरी। ठीक है, मैं आपको ये पढ़ाने के बिना ऐसे आपको बता देता हूँ कहानी। ठीक है, जिन्हें आपको पढ़ा के बनाता हूँ तो नोट्स बनाने में काम आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या है, हर्षा छोटे भाई हैं, बड़े भाई राज्यवर्धना, और उनकी एक बहन राज्यश्री। ठीक है, तो राज्यश्री हु वॉज मैरिड टू अ किंग ऑफ ग्रहावर्मन।
ठीक है। तो वो एक किंग से उनकी शादी होती है। अब ऑब्वियसली बात है वो भी कहीं का किंग होगा, अब ये भी प्रिंसेस है, बहुत बड़े एम्पायर की बेटी हैं, तो ये भी किसी अच्छी जगह पे शादी होगी। तो ये इनकी ग्रहा वर्मन नाम के एक आदमी से शादी होती है जो कन्नौज का किंग होता है। ठीक है, आप मेरी थोड़ी स्टोरी समझ रहे होंगे। उसके बाद क्या होता है, वो आराम से उनका सब कुछ चल रहा होता है, तो वहीं से एक थोड़ी दूर में ना एक और किंग होता है। कन्नौज अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश में है, और उसी से थोड़ा दूर अगर आप जाए तो क्या तो कहते हैं आपका ये स्टार्ट हो जाता है गोंडा जिला, फिर उसके बाद ये बंगाल वाला साइड। तो वहीं पे एक शशंका नाम का बंदा होता है, जो जिसको गोड्डा के जो उस टाइम का एरिया होता है गोड्डा, जो आज के बंगाल में चला गया, वो किंग होता है। वो क्या करता है, वो कन्नौज पे अटैक करता है और ग्रहवर्मन जो राज्यश्री मतलब हर्षवर्धन और राज्यवर्धन की सिस्टर, उसका जो पति होता है उसको मार देता है और कन्नौज पे कब्जा कर लेता है, और राज्यश्री को भी अपना प्रिजनर बना लेता है, मतलब काल कोठरी में डाल देता है, अपने एक तरह से अंदर अंडर अपने कर लेता है कि हाँ उसको अपने कैद में रख लेता है। अब इसके बाद क्या होता है, ऑब्वियसली बात है जब पता लगेगा तो इनके भाई तो छोड़ेंगे नहीं। तो इन उस टाइम के जो इनके बड़े भाई होते हैं जो राज्यवर्धना होते हैं, वो उस टाइम किंग होते हैं, वो कहते हैं भाई ऐसे कैसे हो गया, वो अटैक कर देते हैं इनके ऊपर। किन के ऊपर, जब शशांक के ऊपर जो कन्नौज पे हमला करके कन्नौज को अपने अंडर कर चुका है। तो राज्यवर्धन अटैक करते हैं, पर राज्यवर्धन किसी तरह उनको हरा नहीं पाते, इतने काबिल नहीं होते, और वो शशांक के हाथों वो भी मारे जाते हैं। ठीक है, तो अब स्टोरी आप समझ रहे होंगे। राजश्री का हस्बैंड जो ग्रह वर्मा था वो भी मर गया, और राजश्री का भाई ठीक है जो अटैक करता है तो वो भी मर जाता है। अब बचा कौन, बचे पीछे हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन क्या करते हैं, वहां पे वो अपना दिमाग लगाते हैं कि मुझे इसको हराना पड़ेगा, पर वो अभी इतने बड़े किंग नहीं बने हैं तो उनको कुछ ना कुछ किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो क्या कहते हैं, दिस लेड द 16-year-old हर्षवर्धन टू असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर। तो सबसे पहले तो अब आपका सबसे पहले तो हर किंगडम में एक चीज होती है, अगर आपका किंग मर गया या बीमार चल गया तो एक एक्टिंग किंग आता है। ठीक है, पहले तो एक्टिंग होता है, अगर वो पूरा ही हट गया तो फिर तो अगर कोई किंग बीमार है तो एक्टिंग किंग आएगा। ठीक है, जैसे आज के टाइम में अगर प्रेसिडेंट बीमार है तो वाइस प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट नहीं है किसी तरीके से उनकी मृत्यु होगी। थोड़ा पॉलिटिक्स आपको बता दूं कि इंडिया में अगर प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट की चेयर कभी खाली नहीं रह सकती, कभी भी नहीं। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट को अगर वो नहीं है, बीमार है, तो वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा, और वाइस प्रेसिडेंट भी बीमार हो गया तो CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जैसे ही इनके बड़े भाई राज्यवर्धन किंग मर जाते हैं, इनका छोटा भाई जो खुद हर्षवर्धन होते हैं, वो 16 साल की उम्र में उनको ये गद्दी मिल जाती है। पर वो एक कसम खा लेते हैं, जैसे अगली लाइन आप देख सकते हैं, ही वॉर्ड अवेंज हिज ब्रदर्स मर्डर एंड ऑल्सो रेस्क्यू सिस्टर। वो कहते हैं वो प्रतिज्ञा कह सकते हैं, तरह से प्रण लेते हैं, कसम खाते हैं कि भाई मैं अपने भाई का बदला भी लूंगा जिसको इसने मार दिया शाशंका ने, राज्यवर्धन को, और अपनी बहन का बदला भी लूंगा, जैसे कि इन्होंने उसको बंदी बनाया उसको छुड़ा के लेके आऊंगा अपनी बहन को। तो ये पूरी कसम खाते हैं। उसके बाद ये क्या होते हैं यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, फॉर दिस ही फॉज एन अलायंस विद द भास्करा वर्मन द कामरूपा किंग हर्षा एंड भावरेशा मार्च अगेंस्ट द शाशंका। अब यहाँ पे एक वर्ड आपको फौज दिख रहा होगा। फौज का दो मीनिंग होते हैं, एक फौज का मतलब होता है कि इसको लूटना, फ्रॉड करना, और फौज का मीनिंग होता है लिंक, मतलब संबंध बनाना। तो अब हर्षवर्धन दिमाग लगाते हैं, वो एक किंग होते हैं भास्करा वर्मन। भास्करा वर्मन जो कामरूपा डायनेस्टी के किंग होते हैं, वो उनके साथ लिंक्स इस्टेब्लिश करते हैं, उनसे उनकी दोस्ती बढ़ाते हैं, और कहते हैं कि भाई तू मेरे साथ मिल, अपनी आर्मी और मेरी आर्मी दोनों मिलकर हम शाशंका के ऊपर हमला कर देंगे, उसने मेरे भाई को मारा है और मेरी बहन को बंदी बना लिया है। तो वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ। तो दोनों मिलकर शाशंका पे हमला कर देते हैं। तो शाशंका को पता चलता है कि हर्षवर्धन की आर्मी और इसकी आर्मी दोनों मिलकर मेरे पास आते, तो वहाँ से भाग जाता है। तो भाग के वो बंगाल उड़ीसा वाली साइड चले जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अब जब ये आर्मी लेके आते हैं देखते हैं यहाँ पे तो किंग तो भाग गया जिसको मारना था, और अपनी बहन को ये बचा लेता है, सब कुछ छोड़ के यहाँ पे चले जाता है। तो फिर वो वहाँ पे जो एरिया वो छोड़ के गए होते हैं, वो उस एरिया पर कब्जा कर लेता है। तो चीता यहाँ पे समझ गए होंगे, पहले कन्नौज का किंग राजेश्वरी का ही खुद का पति था। ठीक है, ग्रहावर्मन, तो उसको पहले शशंका ने मारा, फिर उसके बाद उसको बचाने के लिए उसका भाई आया राज्यवर्धन, उसको ही मार दिया। फिर उसके बाद जब हर्षवर्धन आता है आर्मी लेके तो ये भाग जाता है, तो फिर कन्नौज पे दोबारा कब्जा हो जाता है। तो कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है, क्योंकि कन्नौज पे ये हर्षवर्धन अपना जब वो स्टैब्लिशमेंट कर लेता है, आके वहाँ पे हमला करता है, तो देखता वो भाग जाता है, तो उस कन्नौज को अपनी कैपिटल बना लेगा। आगे देखते हैं इनके बारे में अलग अलग। ऑन एक्वायरिंग कन्नौज, तो आपको मैं बता दें उन्होंने कन्नौज को कैसे एक्वायर किया। हर्षा यूनाइटेड द टू किंगडम ऑफ थानेश्वर एंड कन्नौज। ठीक है, तो उसने दोनों किंगडम को मिलाया। तो थानेश्वर जहाँ पे वो पैदा हुआ था हरियाणा वाली साइड, उसको भी ये कन्नौज के साथ मर्ज कर लेता है, कन्नौज के साथ मिला लेता है। आप चीज़ों को समझिए, थानेश्वर आज के टाइम का हरियाणा है और यूपी का ये कन्नौज है, इसको आपस में मिला लेता है, दोनों उसके किंगडम इसके अंदर आ जाते हैं। ही मूव्ड इज कैपिटल टू कन्नौज, तो वो अपनी कैपिटल क्या स्टैब्लिश कर देता है, कन्नौज।
आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्ता, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि गुप्ता अर्ली और लेट आपके 6th सेंचुरी में धीरे धीरे खत्म हो रहे होते हैं, तो ये अलग अलग उनकी जो एम्पायर है वो बढ़ जाता है, बहुत बड़ा एम्पायर होता है, धीरे धीरे अलग चीज़ों में बढ़ जाता है। नॉर्थ इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉल किंगडम, तो छोटे छोटे में बढ़ जाती है अलग चीज़, आपको हमने बताया था, जो उनकी बहुत बड़ा एरिया छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स में बढ़ जाता है। हर्षा वॉज एबल टू यूनाइट मैनी ऑफ देम अंडर हिज कमांड, तो हर्षा क्या करता है, हर्षवर्धन अपने कमांड के अंदर, जो अपने ये एरिया के अंदर, वो उनके थोड़े थोड़े पार्ट को अपने कमांड के अंदर ला के यूनाइट कर लेता है, मिला लेता है अपने में। ही हैड अंडर हिज कंट्रोल पंजाब एंड सेंट्रल एशिया, पंजाब और सेंट्रल एशिया को अपने कंट्रोल में ले लेता है। आफ्टर शाशंका दैट ही एनेक्स बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, उसके बाद कुछ दिनों वो शाशंका वहाँ पे अलग रह रहा होता है, ठीक है, तो मर जाता है, थोड़े दिन पता लगता है कि बंगाल और उड़ीसा में रहता रहता तो मर जाता है, तो वो क्या करता है, बंगाल में भी हमला करता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। आप जरा देखेंगे बंगाल, बिहार, उड़ीसा ईस्ट साइड में, ये सारा एक साइड चिपका हुआ है, ठीक है। उड़ीसा तो आपके तट पे आ जाता है, आपका ये बंगाल साइड भी कोस्टल लाइन में आ जाता है, सारे एक साथ चिपके हुए हैं, तो ये सारे एरिया वो अपने अंडर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखा सकता हूँ ये वाला एरिया, ठीक है, तो ये आप ये देख सकते हैं, नीचे उड़ीसा, ऊपर बंगाल वगैरह ये लिया, और बाकी ये वाला गुजरात भी उसके अंदर, तो ये सारा एरिया जो दिख रहा है डार्क पोर्शन में, सारा इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद ही ऑल्सो डिफीटेड द वल्लभी किंग, अब ये क्या होता है, गुजरात के, अब वल्लभी किंग आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, वल्लभी आपको वर्ड दिख रहा है, तो वल्लभी की जो किंग होते हैं उसको भी ये डिफीट कर देता है। और उसके बाद इनके बीच में एक संधि भी होती है, छोटी सी मैरिज वगैरह भी करते हैं, और ये हर्षवर्धन उनके दुर्वा भट्टा, उनकी जो किंग जो डॉटर होती है उसके, उससे वल्लभी किंग की, तो उनसे शादी भी करता है, पहले उनको हरा देता है, उसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद उनसे एक तरह दोस्ती हो जाती है, क्योंकि वो शादी कर लेते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें चलती है, तो और वो वाला एरिया भी इसके अंदर अल्टीमेटली आ जाता है, हर्षा के उसके अंदर, रीन के अंदर। However, Harsha's plan to conquer land to the south were hampered when the Chalukya king Pulkeshi II defeated Harsha in 1618-19. This sealed Harsha's southern territorial limit in the Narmada. ये very इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए, हर्षवर्धन ने इतनी लड़ाइयाँ की थी, माना जाता है वो कोई नहीं हारा था, बस एक ही उसको डिफीट मिली थी अपने पूरे टाइम में, वो मिलती है उसको पुलकेशिन टू, जो एक चालुक्य किंग होता है। आगे हम चालुक्य चांड्यास चालुक्य पालवास चांड्या और पांड्यास के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें चालुक्य के बहुत, मतलब ये कहा जाता है बहुत एफिशिएंट किंग होता है, जो हर्षवर्धन जैसे बहुत महान किंग को भी हरा देता है। तो क्या होता है हर्षवर्धन का फिर, अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एरिया बताया था आपको, तो यहाँ पे थोड़ा एरिया समझे, तो ये इसने हर जगह पे ऊपर नॉर्थ में तो थोड़ा बहुत में एरिया में अच्छे तरीके से कब्जा कर लिया, भी कहता है मैं साउथ में जाके कब्जा करूंगा। तो साउथ में जा रहा होता है, तो साउथ में बड़े अच्छे अच्छे किंगडम होते हैं, ये पालवा, चालुक्य, पांड्यास, तो उसमें जो ये आपको यहाँ पे चालुक्य किंग दिख रहा है पुलकेशिन टू, याद रखना ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो उसको ये हरा नहीं पाता, तो उसको हरा नहीं पाता, तो उसकी नर्मदा तक ही सिमट कर उसका एम्पायर रह जाता है। तो इसका एक जो सपना था कि मैं साउथ पे जाके कब्जा करूँ, वो उसका टूट जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो बस ये लास्ट है, इसके बारे में पढ़ के खत्म करते हैं। देयर वर 2 टाइप्स ऑफ टेरिटरीज अंडर द हर्षा, वन वॉज डायरेक्टली अंडर हिम एंड अदर वॉज दोज हु वॉज फ्यूड्यूटरीज। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये यूपीएससी में चीज़ पढ़ाई जाती है, पर मैं आपको बहुत एक तरीका बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, आपको चीज़ समझनी पड़ेगी, ये अगर आप चीज़ समझ गए तो समझ गए, नहीं तो ये पूरी ज़िंदगी समझ में नहीं आनी। देखिए, एक ना आपके चीज़ होती हैं, टेरिटरीज भी 2 तरह की होती है। फॉर एग्जांपल मान के चलो, ये एक लैंड है, ठीक है, ये लैंड आपके डायरेक्ट आपके कंट्रोल में, आप चाहो यहाँ पे घर बनाओ, ठीक है, चाहे आप इस पर एग्रीकल्चर करो या चाहे इसको बंजरी छोड़ दो, आपकी मर्जी, ठीक है। ये होता है डायरेक्ट टेरिटरीज, डायरेक्ट अंडर कंट्रोल ऑफ टेरिटरीज। अब एक बार और दूसरी चीज़ क्या होती है कि देखिए, मान के चलिए आपके पास बहुत बड़ा लैंड है, ठीक है, आप कह रहे हो यार मैंने इतना सारा लैंड जीत लिया। अब वहाँ पे किंग उस टाइम क्या होते थे, बहुत बड़े बड़े लैंड जीत लेते थे, अब उस पर जरूरी थोड़ा ना उस पर वो उपजाऊ करे, एग्रीकल्चर करे, वो करे। तो ये क्या करते थे, कुछ लोगों को कहते थे, जैसे मान के चलो बहुत सारे लोग हैं ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास खाने को नहीं है, तो किंग क्या करता था, वो कहता था कि तुम भैया ये एरिया रखो, अलग अलग एरिया अलग अलग लोगों में बांट देता था, कहता तुम ये वाला एरिया रखो, पर एक काम करो, यहाँ पे एग्रीकल्चर करो, जो मर्जी करो, पर थोड़ा बहुत टैक्स ना मुझे आना चाहिए, ठीक है। तो किंग को बैठे बैठे उसका एरिया भी यहाँ पे यूज हो रहा है और टैक्स भी आ रहा है, लोग भी खुश हो रहे हैं उसकी प्रजा के, ठीक है। और प्लस ये भी कहता था कि तुम अपने भाई बहन जो भी है उनको भी कामों पे लगाओ और उनको तगड़े बनाओ, ठीक है, और एक आर्मी भी बिल्ड कर लो, तो कभी जैसे मेरे पे हमला होगा तुम्हारी आर्मी मेरे काम आ जाएगी। तो बहुत सारे फायदे हो रहे हैं, आप देख रहे हो, वो लैंड तो ऐसी बंजर पड़ा, आपने लोगों को भी दे दिया, लोग की आपकी प्रजा भी खुश होगी, प्लस आपको एग्रीकल्चर होगी तो आप पे टैक्स भी आएगा, ठीक है। थर्ड, अगर वहाँ पे लोगों ने आर्मी बिल्ड कर ली तो लोग मल्टीप्लाई तो होते ही हैं, ठीक है, आगे पॉपुलेशन तो बढ़ती है, तो वो आपके आर्मी के तौर पर काम आ सकते हैं, या आपके और भी अलग चीज़ों में काम, मिस्त्री बन सकते हैं वो लोग, आपके किसान बन के कुछ और काम कर सकते हैं, कुछ हैंडक्राफ्ट करके कुछ और काम कर, तो मतलब ह्यूमन लेबर तो कैसे सब यूज़ कर ही सकते हो। तो ये किंग सोचता था। तो इसी सिस्टम को क्या कहा गया, आपका फ्यूडेटरी सिस्टम।
जिससे फ्यूडलिज्म भी एक चीज़ ही होती है। अब ये चीज़ भी आप समझिए कि धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं इनको थोड़ा बहुत एक किंग को टैक्स दे रहे हैं, बाकी इनका खुद पे पैसे तो आ ही रहे हैं ना सामान बेच के। अब एग्रीकल्चर बेच के मान के चलिए 100 का बेच रहे हैं सामान, वो क्या तो कहते हैं 20 रुपये टैक्स दे रहे हैं किंग को, तो 80 रुपये तो उनके पास बच ही रहे हैं ना, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आ जाता है, आगे जाके आप पढ़ोगे इंडिया में फ्यूडलिज्म की ये शुरुआत हो जाती है कि एक टाइम ना जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं ये इतने पावरफुल बन जाते हैं, ये किंग को भी हटा देते हैं। किंग अपनी पावर में कम होता है तो किंग को हटा के वो खुद किंग बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ऐसा टाइम आता तो ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था। तो किंग के एक डायरेक्ट टेरिटरी उसके अंदर होता है जिसपे वो खुद कंट्रोल वगैरह करता था, खुद एक फ्यूडलिटरी सिस्टम होता था। फ्यूडलिटरी से फ्यूडलिज्म है जो मैंने आपको अभी बताया कि उसमें वो लोगों को दे देता था, कहता है यहाँ पे तुम जो करना है करो, ठीक है, बाकी मुझे टैक्स वगैरह और अपनी आर्मी वगैरह की सप्लाई देते रहना जब मुझे लोड पड़ेगी, ठीक है। तो मैं कहते थोड़ा मैं लंबा कर दिया पर जल्द से वो खत्म कर देते हैं। इवन फ्यूडलिटरीज वर अंडर टाइट कमांड ऑफ हर्षा, हर्षा रीन मार्क द बिगिनिंग ऑफ फ्यूडलिज्म। तो ये बहुत एक टाइट कमांड थी, ये नहीं कि ऐसे लोगों को छोड़ दो, उन पर एक टाइट कमांड रखता था हर्षा, बट फिर भी माना जाता है कि इसी के टाइम से इंडिया में फ्यूडलिज्म स्टार्ट हुआ। और एक ऐसा टाइम भी आ जाता है कि बाद में यही खुद के ये जो काम करने वाले लोग फार्मर होते हैं ये इतने पावरफुल बन जाते हैं, इतने पैसा आ जाता है इनके पास कि किंग को ही हटा के खुद किंग बन जाते हैं। हुनसांग विजिटेड ड्यूरिंग द, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरा नाम दिया आपको, पहले एक्स वाला नाम दिख रहा था, अब यहाँ पे हुनसांग देते हैं, आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक्स वाला नाम दिख रहा था, ठीक है। तो इसका ये एक्स वाला नाम भी यूज होता है हुनसांग के लिए और एच वाला नाम भी यूज होता है, तो याद रख सकते हैं। एच वाला नाम यूज होता है हर्षवर्धन के लिए हुआ था। ये हुनसांग हर्षवर्धन के कोर्ट में आया था, ठीक है। ही हैज गिवन अ वेरी फेवरेबल अकाउंट ऑफ किंग हर्षा एंड एम्पायर, ही प्रेज द जनरोसिटी एंड जस्टिस। जैसे कि आपको मैंने बताया कि हर्षवर्धन बहुत अच्छा किंग था, बड़ा लोगों को बड़ा प्यार भी करता था, लोग इसके टाइम में बहुत उभर के भी आते हैं, बड़े बड़े आदमी बनते हैं, एंड ये हर रिलीजन को फॉलो, हर रिलीजन को पूरी इक्वल इंपॉर्टेंस देता था। तो ये हुनसांग ने यहाँ पे आके देखा ना, तो इसके बारे में बहुत अच्छा अच्छा लिखा, ठीक है। हुनसांग ने बहुत अच्छा अच्छा लिखा और उसके बारे में मतलब ये लिखते हुए उसने बताया कि लोगों को कि इसके टाइम में हर लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुशहाली है इसके प्रदेश में, लोग बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत अच्छा लिखता है इसके बारे में। आगे देखते हैं। हर्षा वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट्स, तो आर्ट्स के भी काफी इज्जत करता था, उसको बढ़ावा देता था। ही हिमसेल्फ वॉज एन अकम्पलिश्ड राइटर, ही क्रेडिटेड संस्कृत वर्क्स रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागनंदा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो खुद भी एक राइटर, खुद भी बड़ा आर्ट को फॉलो करता था, उसको प्रमोट करता था, तो ये खुद भी एक राइटर रहा है। तो उसने संस्कृत में बहुत सारे काम किए हैं, ठीक है। रत्नावली लिखी है उसने, प्रियदर्शिका लिखी है, नागनंदा लिखी है। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। बाण भट्ट, अब ये आपको मैंने बताया था ना, मैं तब ये नाम याद आपको करवाता, ये नाम तो अच्छे से रट लीजिए आप, बाण भट्टा बाण भट्टा बाण भट्टा, क्योंकि ये इसके टाइम पे पोएट था। हर एक अपने उसने क्या कहते हैं, हर एक किंग अपने टाइम में कोर्ट को में पोएट रखता ही था, ताकि उसके बारे में अच्छा अच्छा लिखे, ताकि हिस्ट्री में उसका नाम गूंजता रहे और लोग उसको याद रखें। तो इसके टाइम में एक ना कोर्ट पोएट होता है बाण भट्टा, उसने हर्षचरिता लिखी थी, आपको ये याद रखना, हर्षचरिता। हर्षचरिता नाम से आप समझ रहे होंगे, हर्ष का चरित्र मतलब बायोग्राफी ऑफ हर्ष, मतलब उसके चरित्र के बारे में बताया, और ये बताया कि वो लोगों के लिए क्या क्या अच्छी करता था, ठीक है। हर्षा लाइफ एंड डीड्स, अच्छे काम जो करता था लोगों के लिए, तो हर्ष चरित्र में सब कुछ बताया है कि वो ऐसा था वैसा था, बड़ा दिलेर था, अपनी बहन को बचा के लेके आया था, ऐसे ऐसे करता, लोगों के लिए बहुत अच्छे से काम करता था, फ्यूडलिज्म की शुरुआत की थी उसने, ठीक है। तो ये सारी चीजें। हर्षद यूनिवर्सिटी सपोर्टेड नालंदा यूनिवर्सिटी, अब ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया था, गुप्ता एम्पायर उसको लेके आएगा, ठीक है। गुप्ता एम्पायर के बाद ये आपका नालंदा यूनिवर्सिटी को की हेल्प बहुत करेगा, खुद ये बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी बुद्धिज्म से लोग दूर दूर से पढ़ने आते थे, ठीक है, काफी दूर दूर से आपके अब्रॉड्स वगैरह से आते थे यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो उसी को ये बहुत प्रमोट भी करेगा, क्योंकि बुद्धिज्म को खुद को प्रमोट करता था, और इसके टाइम में बहुत फल फूल के भी आते हैं, ठीक है, क्योंकि 600 वाला टाइम चल रहा है, सेवन्थ सेंचुरी चल रही है, और 12वीं सेंचुरी में आगे भाई एक बंदा अपना वो तो उसको मतलब तोड़ ही देगा नालंदा यूनिवर्सिटी को, ठीक है। टर्किश इन्वेडर जो होता है आपका बख्तियार खिलजी। ही हैड अ गुड टैक्स स्ट्रक्चर, तो उसका एक गुड टैक्स स्ट्रक्चर था जिसमें 1/4 वो टैक्स लेता था लोगों से, ठीक है, और उसको वो चैरिटी में लगा देता, चैरिटी और कल्चर पर्पस में लगा देता, चैरिटी के काम में, ठीक है, जो आपके ये इसको चैरिटी हिंदी में क्या कहते हैं, दान वगैरह, दान पुण्य में लगा देता था, और बाकी थोड़ा कल्चर कामों में, ठीक है, अपने ये धार्मिक कामों में लगा देता था। हर्षवर्धन वाज अ कंपिटेंट मिलिट्री कॉन्करर एबल एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो ये हमने समुद्रगुप्त के बारे में भी चीज पढ़ी थी, ठीक है, आपको याद करो, क्योंकि ये क्या तो कहते हैं, हर्षवर्धन एक मिलिट्री में तो बहुत एक्सपर्ट था, मिलिट्री से लोगों को मार मूर के मतलब एक तरह से अपने विरोधियों को हरा के उसकी जगह हड़प लेता था, और प्लस ये एक अच्छा वो भी था, दिमाग वाला पर्सन था, ये लोगों को मतलब अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो अपने जो राजपाट है उसको चला भी बहुत अच्छे तरीके से रहा था, तो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, दोनों चीजें कही गई है कि ये एक अच्छा मिलिट्री में भी एक्सपर्ट था, और अच्छा मतलब एक तरह से मतलब अपनी जो प्रजा को उसको चलाने में भी काफी सक्षम था। हर्षा वॉज लास्ट किंग ऑफ द रूल
ओवर अ वास्ट एम्पायर इन इंडिया बिफोर द इन्वेजन ऑफ मुस्लिम। तो ये माना जाता है ये एक हिंदू किंग था और लास्ट हिंदू किंग में से एक था जो कि बहुत अच्छा रूल किया, जिसने बहुत बड़े स्केल पे रूल किया हमारे इंडिया में बिफोर मुस्लिम इन्वेज और मुस्लिम के आने के पहले। उसके बाद फिर गोरी वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे, वो आता है यहाँ पे आके दिल्ली सल्तनत मतलब स्लेव डायनेस्टी जिसको हम गुलाम वंश कहते हैं वो स्टैब्लिश करेगा। फिर दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपके लोधी को हरा के मुगल आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही आपके बारे में पढ़ना है, बस ये आपका लास्ट है। उसके बाद शाह 647 में मर जाता है, 45 ईयर इनका रूल रहता है। उसके बाद सिंस ही डायड विथआउट एनी हायर, तो इसका कोई एक हायर का मतलब होता है कोई इसके वंश का अगला वो नहीं है, ठीक है। इसकी पीढ़ी में अगला कोई इसका उसको मतलब इसके बाद कोई किंग नहीं आता। हिज एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड वेरी सून आफ्टर डेथ, इसके मरने के बाद उसका एम्पायर विभिन्न विभिन्न खंडों में बट जाता है, अलग अलग भागों में, और अलग अलग आके यहाँ पे लोग उसको इन्वेड कर लेते हैं, ठीक है। तो बस इसका यही बहुत एक वो था। अगली बार हम इंपॉर्टेंट एक डायनेस्टी पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड